शहर शहर भागते आसाराम, अब भोपाल से पहुंचे इंदौर। यौन शोषण मामले में पुलिस कर सकती है पूछताछ। जोधपुर में आसाराम समर्थकों ने की पत्रकारों से मारपीट। दिल्ली गैंगरेप मामले में आ जा सकता है पहला फैसला। नाबालिग आरोपी पर जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड में सुनवाई। निर्भया के परिवार ने फिर की आरोपियों को फांसी देने की मांग। ईडी के चक्कर में धरा गया सैकड़ों हत्याओं का आरोपी। सूत्रों के मुताबिक यासिन भटकल ने ईद से पहले पत्नी को भेजे थे 1 लाख रुपए। जांच एजेंसियों ने जाल बिछाकर किया गिरफ्तार। भटकल की गिरफ्तारी पर सियासत का दांवपेच। सुशील मोदी ने बिहार सरकार को घेरा तो समाजवादी पार्टी को भटकल से हमदर्दी। निशाना साधने में राज ठाकरे भी पीछे नहीं। सापडलं कुठे? बिहारमध्ये। मला शिव्या घालतात की राज ठाकरे दूसरा विषय। कश्मीर में फिर आतंकियों को मुंहतोड़ जवाब। सेना ने कुपवाड़ा में 5 घुसपैठियों को मार गिराया। कल गांदाबल में भी ढेर हुए थे हिजबुल के 5 आतंकी। लोगों को फिर लग सकता है पेट्रोल डीजल का झटका। 2 से 3 रुपए बढ़ सकते हैं पेट्रोल के दाम। तेल कंपनियों की समीक्षा बैठक में हो सकता है ये फैसला। दिल्ली में एक रात में 2 वारदात। मंगोलपुरी में एक ही परिवार के 3 लोगों पर चाकुओं से हमला। हमलावर को लोगों ने पकड़ा। अंबेडकर नगर में एक ऑटो ड्राइवर को जलाकर मारने की कोशिश। इंडियन बैडमिंटन लीग के फाइनल में साइना और सिंधु की टीमों के बीच मुकाबला। जीतने वाली टीम को $10 लाख का इनाम। आज दिए जाएंगे राष्ट्रीय खेल पुरस्कार। शूटर रंजन सोढ़ी को मिलेगा खेल रत्न। राष्ट्रपति के हाथों सम्मानित होंगे 15 खिलाड़ी। सूचना तकनीक के बेहतर इस्तेमाल से मिल सकती है भ्रष्टाचार मिटाने में मदद। जी न्यूज के कार्यक्रम भारत भाग्य विधाता में बोले नितिन गडकरी, भ्रष्टाचार मिटाने के लिए व्यवस्था में बदलाव की जरूरत। नमस्कार, आप देख रहे हैं जी न्यूज। मैं हूं अदिति त्यागी। 16 दिसंबर का गैंग रेप केस, जिसमें आज जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड नाबालिग आरोपी पर फैसला दे सकता है। और हम आपको बता दें कि जहां इस केस में आज फैसला आ सकता है नाबालिग पर, वहीं निर्भया की जो मां है उन्होंने मांग की है कि सभी आरोपियों को फांसी दी जाए। 16 दिसंबर की उस वारदात ने न सिर्फ भारत को हिलाया था, उसकी गूंज पूरी दुनिया में सुनाई दी थी। और आज इस फैसले पर जो इस नाबालिग के खिलाफ आना है, नाबालिग पर आना है, उस पर भी भारत ही नहीं पूरी दुनिया की नजर टिकी हुई है। और इस फैसले से पहले निर्भया की मां ने कहा है कि तमाम आरोपियों को फांसी की सजा दी जानी चाहिए। फांसी से कम उन्हें कुछ भी मंजूर नहीं होगा। फांसी की मांग की है आरोपियों के लिए निर्भया की मां ने। ये हम 8 महीने से इसी का इंतजार कर रहे थे। आज हमें वो 17 तारीख का दिन याद आ रहा है। जिस तरह से हमने सब डॉक्टरों से हाथ जोड़ती थी कि हमारी बेटी को किसी तरह ठीक करो, आज उसी तरह हमें जज साहब से, कोर्ट से, न्यायालय से सबसे ये रिक्वेस्ट है कि हमारी बेटी के हक में फैसला दें और 5 मुजरिम को फांसी दे। हम नाबालिग बालिग कुछ भी नहीं जानते हैं, हमें सबको फांसी चाहिए। सजा की उम्मीद लेके आप आए हैं? हम तो उम्मीद ये लेके आए हैं कि इसको भी उन चारों की तरह इसको भी फांसी की सजा हो। हम तो अभी तक यही उम्मीद लगाए हैं कि फैसला हमारे हक में मिलेगा। जिस तरह से उसने क्राइम किया है तो फैसला तो उसको हमारे हक में मिलना चाहिए और सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए उसको। तो निर्भया की मां कह रही हैं फांसी की सजा इस नाबालिग को भी मिलनी चाहिए। हमारे साथ 2 खास मेहमान हैं। हमारे स्टूडियो में सुप्रीम कोर्ट के वकील विवेक नारायण शर्मा है, साथ ही हमारे साथ सामाजिक कार्यकर्ता टीना शर्मा जी भी। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे साथ जी मीडिया संवाददाता अमित प्रकाश भी हैं। सबसे पहले रुख करेंगे अमित प्रकाश का। अमित, कब तक उम्मीद कर सकते हैं फैसला आ सकता है?
देखिए, इस वक्त मैं आपको सीधी तस्वीरें दिखा रहा हूं जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड का जो कोर्ट है उसके सामने की ये तस्वीरें। इस वक्त हलचल और अंदाजा लगा सकते होंगे आप कि किस तरीके से लोग यहाँ, लगातार पुलिस की सिक्योरिटी यहाँ लगी हुई है, मीडिया पहुंची है और अब से कुछ देर पहले पीड़िता लड़की के माँ बाप और उनके भाई सब इस वक्त वहां पहुंचे और उम्मीद ये की जा रही है कि तकरीबन 12 बजे के आसपास ये फैसला आ सकता है। हम आपको अगर संक्षेप में बताएं तो तकरीबन 5 जुलाई को ही जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड ने इस मामले में अपनी इंक्वायरी पूरी कर ली थी और आज अगर उस नाबालिग आरोपी पर फैसला आता है तो इस मामले में फैसला होगा जो आज सुनाया जाएगा। तो इस वक्त ये तस्वीरें आप देख पा रहे होंगे और जिस तरीके से 16 दिसंबर की वो घटना जिसने देश को ही नहीं पूरी दुनिया को हिला दिया था और उसके बाद आज उस उम्मीद के साथ निर्भया के माँ बाप, उनका पूरा परिवार इस वक्त कोर्ट के अंदर है और इस उम्मीद के साथ है कि कड़ी से कड़ी सजा, और अभी जैसा हमने सुना कि फांसी से कम वो कुछ नहीं चाहते क्योंकि उन्होंने बड़ा लंबा इंतजार किया, क्योंकि भारत की न्यायिक व्यवस्था पे उन्हें पूरा भरोसा है और इसीलिए आज उस उम्मीद के साथ पूरा परिवार इस वक्त कोर्ट के अंदर है। किसी भी वक्त उसकी कार्रवाई शुरू हो सकती है और उम्मीद ये की जा रही है कि तकरीबन 12 बजे के आसपास इसमें फैसला आ सकता है। तो अमित बता रहे हैं कि करीब 12 बजे के बाद जो है ये फैसला सुनाया जा सकता है। और अमित आपको बता दें, इस फैसले पर सिर्फ निर्भया के माँ बाप या उनके परिवार की ही नजर नहीं है, इस फैसले पर हर हिंदुस्तानी की नजर है। इस फैसले पर दुनिया के उस हर शख्स की नजर है जिसने इस गैंगरेप के दर्द को महसूस किया और शायद यही वजह रही कि इस मामले की जो गूंज थी वो सड़कों पर जन आक्रोश के तौर पर दिखी, संसद में दिखाई दी और पूरी दुनिया में भी सुनाई दी। हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के वकील विवेक नारायण शर्मा है। विवेक जी, सबसे पहले आपके पास ही आऊंगी, आपसे ये जानना चाहती हूं, आपने खुद एक पिटीशन फाइल की हुई है जिसमें आपने कहा कि जो क्राइम है, जो अपराध है, उसकी जो ग्रेविटी है, जो उसकी गंभीरता है, वो आधार होना चाहिए पनिशमेंट का, ना कि उम्र। बिल्कुल सही कहा आपने। इवन जब हमें एक इंसिडेंट याद है, जब सचिन तेंदुलकर खेलता था तो 16 साल की उम्र में उसने पाकिस्तानी का इंग्लैंड में अलग अलग तरह से खेल के छक्के छुड़ा दिए थे सबके, तो वो उसका स्पेशलाइज्ड एरिया था। इसी तरीके से जो जुवेनाइल हैं और जो इस तरह का काम कर रहा है तो उसको उसका पूरा ज्ञान है, उसको उसकी जानकारी है कि वो क्या कर रहा है। तो केवल उम्र के बेसिस पर बेनिफिट देना ये मेरे हिसाब से सही नहीं है। और इसी मामले को लेकर हमने सुप्रीम कोर्ट में जो अपनी पिटीशन डाली थी, उस पिटीशन में जजमेंट आया था 17/7 को, तो उसमें हमने दोबारा से रिव्यू डाला है अभी, जो पेंडिंग है अभी। लेकिन विवेक नारायण शर्मा जी, एक पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में गई थी जिसमें कहा गया कि जुवेनाइल की जो उम्र है उसे 18 से घटाकर 16 कर दीजिए, लेकिन सरकार ने ये दलील दे दी कि और देशों से अगर हम कंपैरिजन करें, तुलना करें, तो उस लिहाज से तो भारत में कम अपराध होते हैं और आखिरकार वो जो उम्र थी वो 16 साल की रह गई। और साथ ही ये भी कह दिया गया महज एक घटना को आधार नहीं बनाया जा सकता, खासतौर पर इसका असर उन लोग बच्चों पर पड़ेगा या उन नाबालिगों पर पड़ेगा जो छोटे मोटे अपराध करते हैं। लेकिन साथ ही कहीं जरूरत इस बात को भी समझने की नहीं है कि अगर जिस तरीके से पूरा मामला है, जिस तरीके से कहा गया कि जो लड़का था, इसका जो रवैया था बेहद ही क्रूर था, इसने जिस तरीके की दरिंदगी दिखाई वो अपने आप में बहुत ही सबसे बड़ा सवालिया निशान पुलिस ने इसी पर लगाया था। ऐसे में क्या कानूनों को दोबारा से नए सिरे से देखने की जरूरत नहीं महसूस की जा रही इस समय? बिल्कुल की जा रही है और उसके लिए जरूरी है कि हमारा जो पॉलिटिकल सिस्टम है वो इस बात को लेकर गंभीर हो जाए, वो इस बात को सोचे कि इस मामले में, इस लॉ में कुछ कमियां हैं, उन कमियों को दूर करें। किसी भी चीज को दूर करने के 2 रास्ते हैं, एक कोर्ट के द्वारा कि हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट उस मामले को लेकर कुछ गाइडलाइंस पारित करे, गाइडलाइंस के ऑर्डर्स दे, या फिर कानून को बदला जाए। कानून को बदलाव की जरूरत है इस मामले को लेकर। 16 साल हो या 18 साल हो या 14 साल हो, इट ऑल डिपेंड्स कि किस तरह का मामला है, कितना गंभीर वो अपराध है जिसकी सजा आमतौर पर जो साधारण अपराधी को होती है उसको भी फिर उसी तरीके से हो जानी चाहिए। जी बिल्कुल। टीना शर्मा जी, यहाँ पर सवाल ये, जिस तरीके से नाबालिग होना, अब हमने देखा कि सिर्फ दिल्ली गैंगरेप नहीं, अभी कुछ ही दिनों पहले जिस तरीके से मुंबई गैंगरेप में भी किसी ने नाबालिग होने का दावा किया और एक शख्स को अभी भी नाबालिग होने या ना होने पर अभी भी सस्पेंस बरकरार है। जिस तरीके से, आपको नहीं लगता कि अब सरकार पर इस बात को लेकर दबाव बनाने की जरूरत आन पड़ी है? अब इस बात की जरूरत है कि अपने कानूनों को नए सिरे से दोबारा से उनका रिव्यू किया जाए और नए सिरे से उन्हें फ्रेम किया जाए, खासतौर पर किसी को सिर्फ नाबालिग होने के लिहाज से ही बच निकलने का मौका ना दे दिया जाए। देखिए, जब हम किसी भी चीज की डेफिनेशन को एक्सप्लेन करते हैं तो हमें सबसे पहले ये समझना पड़ता है कि उसमें लूपहोल्स क्या क्या हैं। अगर बोन ऑसिफिकेशन टेस्ट की हम बात करें इंडिया में तो 2 साल
आगे पीछे बोन ऑसिफिकेशन टेस्ट आता है तो आपके पास एक सही एज उसमें भी नहीं आती है, पहली बात। दूसरी बात मैं इसमें यह कहना चाहूंगी कि आज आप आरटीओ ऑफिस चले जाइए और कुछ पैसे वहां पर दे दीजिए, आपको 5 साल कम करके उम्र अपनी, आपको बिना किसी डॉक्यूमेंट के, आपको कोई पैन कार्ड की जरूरत नहीं है, आपको किसी 10th के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, आपको किसी एफिडेविट की जरूरत नहीं है। आप वहां जाइए, आप 2000 रुपए दीजिए और आपका एक जो है डेट ऑफ बर्थ के साथ एक नया आपका लाइसेंस इश्यू हो जाएगा। तो और मैं आपको ये बात, इस केस में जो ये हुआ था उस केस में ये कहा गया था, जब इस बच्चे का एडमिशन हुआ, जब इसके रिकॉर्ड्स आए, क्योंकि जो जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड है उसमें अगर आपके पास कोई रिकॉर्ड है, आपका एफिडेविट है या आपके पास कोई ऐसा रिकॉर्ड है जो सर्टिफिकेट है, उसके बाद किसी भी टेस्ट को नहीं कराया जाता है, उसमें प्रोविजन ही नहीं है उस टेस्ट के लिए। और अगर रिकॉर्ड्स नहीं है आपके पास, सर्टिफिकेट नहीं है बच्चे का या कोई स्कूल रिकॉर्ड नहीं है, तो जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड में प्रोविजन है कि फिर बोन ऑसिफिकेशन टेस्ट किया जाता है। तो उसमें पता चला कि जो स्कूल के किसी रजिस्टर में, जहां इसके पिताजी यूपी में थे, वहां किसी रजिस्टर में कभी लिखा दिया गया था कि ये इतने इस साल में पैदा हुआ होगा और आज मतलब इसकी तकरीबन उम्र ऐसी होगी। तो मैं सिर्फ इसमें ये कहना चाहूंगी कि जब कानून में इतने बड़े लूप होल्स हैं, हम जुडिशरी पे सवाल नहीं उठा रहे हैं, हम ये कहना चाहते हैं कि कानून में जब इतने बड़े लूप होल्स हैं और उसकी सही उम्र का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता, इसमें 2 पहलू हैं, मैं दूसरे पहलू पे भी आना चाहूंगी। इसमें उसकी सही उम्र का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता, तो ग्रेविटी ऑफ क्राइम जो है वो सबसे बड़ा हमारे पास डिटेंशन है, सबसे पहला। दूसरी बात, उसे डिटेंशन जो दिया जा रहा है उसमें कहीं केयर प्लान, मतलब उसकी आप ये देखिए कि अगर वो 3 साल के लिए उसको डिटेंशन होता भी है तो क्या उसकी वो केयर हो रही है कि वो 3 साल बाद इससे बड़ा 1 डिग्री बड़े लेवल का क्रिमिनल बन के बाहर नहीं आएगा। तो ये हमारे पास जो हमारे जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के लैप्सेस है, मैं कहना चाहूंगी बहुत ऑनेस्टली नेशनल चैनल पे कि हमारे जो लैप्सेस हैं उन्हें कानून के दायरे में लाके छुपा के और गलत जस्टिस देना, मुझे लगता है कि समाज के साथ बहुत नाइंसाफी होगी। जी बिल्कुल। टीना जी, आप और विवेक नारायण शर्मा जी आपके पास लौटेंगे जैसे ही ये फैसला आएगा। अमित, आपका इस समय बहुत बहुत शुक्रिया। जैसे ही फैसला आएगा आपके पास भी लौटेंगे, लेकिन एक बड़ी बहस इस बात के बाद जरूर छिड़ गई है कि क्या महज नाबालिग होने के आधार पर किसी को क्राइम से बच निकलने का मौका दे दिया जाएगा, कम सजा के साथ बच निकलने का मौका दे दिया जाएगा। और यही बहस सुप्रीम कोर्ट में भी इस समय छिड़ी हुई है, जब सुब्रमण्यम स्वामी ने एक याचिका दायर की हुई है जिसके तहत उन्होंने कहा कि जुवेनाइल होने का आधार उम्र ना हो, बल्कि उसको जज करने के लिए मेंटल एंड इंटेलेक्चुअल मैच्योरिटी पर भी ध्यान देना जरूरी है। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, फौरन लौटेंगे। ये है जी मीडिया, इंडियाज लार्जेस्ट न्यूज नेटवर्क, और आप देख रहे हैं बड़ी खबर आ रही है। आतंकी यासीन भटकल से जुड़ी हुई ये खबर है, जिसके साथियों की तलाश में एनआईए और केंद्रीय सुरक्षा एजेंसियों की टीमें अलग अलग राज्यों के लिए रवाना कर दी गई हैं। सूत्रों के हवाले से इस खबर के मुताबिक भटकल ने पूछताछ में अपने साथियों के नाम और पतों का खुलासा किया है, जिसके बाद ये टीमें रवाना की गई हैं। तो यासीन भटकल ने पूछताछ में कुछ खुलासे किए हैं, अपने साथियों के कुछ नाम बताए हैं, साथ ही उनके पते भी बताए हैं, और इन पतों पर खुफिया एजेंसियों की जो टीमें हैं वो रवाना कर दी गई हैं। ज्यादा जानकारी के साथ जी मीडिया संवाददाता दिनेश शर्मा। दिनेश, क्या कुछ इस पूछताछ में निकल कर आया है? देखिए दीदी, केंद्रीय जांच एजेंसियों को जब कस्टडी कल नेशनल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी को और दूसरी एजेंसीज को, खासतौर पर जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, इंटेलिजेंस ब्यूरो, उनको मिली, तो उसके बाद कल ही रात से उससे यासीन भटकल और उसके साथी असदुल्लाह इलियास हड्डी से पूछताछ शुरू की गई। और उसमें सबसे पहले बात की जाए तो एजेंसीज को सबसे पहले उसके स्लीपर सेल्स के बारे में जानकारी लेनी जरूरी थी, क्योंकि उसके इतने स्टेट्स हैं, स्लीपर सेल्स हैं, मॉड्यूल्स हैं, और जो जिन राज्यों का नाम सामने आ रहा है जहां पर कि उसने रिक्रूटमेंट शुरू की थी, जहां पर इंडियन मुजाहिदीन के स्लीपर सेल्स और मॉड्यूल्स को बनाया था, खासतौर पर उत्तर प्रदेश, बिहार, गुजरात, महाराष्ट्र और कर्नाटक में, तो उस सब को लेकर जो है एजेंसीज ने उससे पूछताछ की, और पूछताछ में जो उसने नाम और पते बताए, उन्हीं पर जो है नेशनल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी और सेंट्रल एजेंसीज की टीम्स
टीम्स को भेजा गया है और ये कहा जाए कि विभिन्न राज्यों और इन लोकेशंस पर उनकी धरपकड़ के लिए जो है वो मुहिम चलाई गई है केंद्रीय एजेंसी और नेशनल इन्वेस्टिगेटिव की तरफ से। दिनेश, जिस तरीके से इसने पूछताछ में ये कहा था कि 6 महीने पहले नेपाल गया था और उसके बाद इसने कोई 100 दहशतगर्दों को ट्रेन किया गया था, तो इसके द्वारा जो ये ट्रेनिंग दी गई और ये जो दहशतगर्द है उसी के लिहाज से इसको जोड़कर देखने की जरूरत है जो ये टीमें रवाना हुई हैं। दिनेश के पास वापस लौटेंगे। इस बीच आपको बता दें कि यासीन भटकल ने अपने साथियों के नाम और पतों का खुलासा किया है पूछताछ में और उसके बाद केंद्रीय सुरक्षा एजेंसियां जो हैं वो उन पतों के लिए जांच के लिए रवाना हो गई हैं और ये बड़ी खबर यासीन भटकल से पूछताछ के दौरान निकल कर आई है। यासीन भटकल, जिसकी 12 राज्यों को तलाश थी और कई बड़े धमाकों के आरोपी आतंकी यासीन भटकल को 12 दिन की एनआईए कस्टडी में भेज दिया गया था। सूत्रों के मुताबिक यासीन भटकल ने पूछताछ में धमाकों की बात कबूल ली थी। भटकल का कहना है कि वो देश को संदेश देने के लिए ऐसे धमाके करवाता था। आतंक के आका को 12 दिन की रिमांड। एनआईए उगलवाएगी आतंक के राज, दहशत के राज बताएगा भटकल। पटना से स्पेशल फ्लाइट के जरिए दिल्ली लाए गए देश के सबसे बड़े दहशतगर्द को एनआईए ने कोर्ट में पेश कर 12 दिन के रिमांड पर ले लिया है। देश में हुए कई धमाकों की जांच कर रही एनआईए की टीम अब यासीन भटकल से आतंक के सारे राज उगलवाएगी। दोनों मुल्जिमों को पेश किया है, असदुल्ला को और यासीन भटकल को, और उनकी 14 दिन की पुलिस कस्टडी रिमांड मांगी टू अनअर्थ द लार्जर कॉन्स्पिरेसी ऑफ दिस केस। कोर्ट में हमें 12 दिन की पुलिस कस्टडी रिमांड दी। एनआईए सूत्रों के मुताबिक गिरफ्तारी के बाद पहली पूछताछ में ही यासीन भटकल ने खुद की पहचान जाहिर कर दी थी, लेकिन कोर्ट में पेशी के दौरान भटकल के वकील ने उसे भटकल मानने से ही इनकार कर दिया। अक्यूज के इंस्ट्रक्शंस पर रिमांड को अपोज किया कि जो एलिगेशन लगा रहे हैं कि मोहम्मद अहमद इज यासीन भटकल, ही इज नॉट यासीन भटकल। तो एनआईए के पास कोई मटेरियल नहीं है अपना क्लेम को सब्सटेंशिएट करने का कि इन अक्यूज के हमें कस्टडी इंटरोगेशन चाहिए। सूत्रों के मुताबिक अब तक की पूछताछ में भटकल ने कई ब्लास्ट में शामिल होने का गुनाह कबूल कर लिया है, लेकिन दहशतगर्दी के अपने किसी भी गुनाह के लिए उसे कोई पछतावा नहीं है। एनआईए सूत्रों के मुताबिक भटकल ने पूछताछ में लश्कर-ए-तैयबा और हाफिज सईद से रिश्तों की भी बात कबूल की है। ये भी माना है कि वो बिहार से बराबर नेपाल आता जाता था। पोखरा में आईएसआई के लोगों की मुलाकात होती थी। नेपाल के रास्ते ही पाकिस्तान जाता था, लेकिन सीधे पाकिस्तान न जाकर पहले मिडिल ईस्ट और वहां से फिर पाकिस्तान। आईएसआई के लोग भी उसके लिए अलग अलग पासपोर्ट का इंतजाम करते हैं। पूछताछ में भटकल ने यह भी खुलासा किया है कि दाऊद पाकिस्तान में है और कराची में रह रहा है। एनआईए भटकल को रिमांड पर ले चुकी है, लेकिन 12 राज्यों की पुलिस भी उससे पूछताछ की तैयारी में है। उम्मीद है कि पूछताछ में भटकल कई और गहरे राज का खुलासा करेगा। इसकी गिरफ्तारी कितनी अहम है, इस बात का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि पिछले 5 सालों में देश में हुए हर बड़े आतंकवादी हमले में इसका हाथ रहा है और अब इससे मिले सुरागों के आधार पर पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां उन आतंकियों तक पहुंचने की कोशिश करेंगी जो देश में दहशत फैलाने की फिराक में है। अमित प्रकाश, जी मीडिया, दिल्ली। रुंडा की तरह कई बड़े खुलासे यासीन भटकल ने भी किए हैं। उसने कहा कि वो संदेश देने के लिए धमाके करता था। उसने ये भी कहा कि उसने करीब 100 दहशतगर्दों को ट्रेनिंग दी थी और अब ये बात निकल कर आ रही है कि उसने पूछताछ के दौरान उन ठिकानों का भी खुलासा किया है जहां पर उसके जो साथी हैं वो रहते हैं, उनके नाम भी बताए हैं। जी मीडिया संवाददाता नीरज ठाकुर न्यूज रूम से हमारे साथ। नीरज, क्या 100 दहशतगर्दों वाला बयान और जिस तरीके से अब उसने नाम और पतों का खुलासा किया है और सुरक्षा एजेंसियां गई हैं, दरभंगा में उसका नेटवर्क है, सब जानते हैं, लेकिन और कौन से राज्य उसके रडार पर थे?
जी देखिए, ऐसे बहुत सारे राज्य हैं। एक तो वो राज्य सबसे प्रमुख है कर्नाटका, जहां से खुद भटकल रहने वाला है, इसके भाई वहां के रहने वाले हैं। और उसके अलावा बिहार है, उत्तर प्रदेश है, और इन राज्यों पे काफ़ी जोर इनका रहा था इनकी रिक्रूटमेंट को लेके, और यहाँ से काफ़ी लोग रिक्रूट भी हुए थे। और इस तरह की जो खबरें अब आ रही हैं, जैसे दिनेश ने एक ब्रेकिंग खुलासा किया है कि इस तरह के इसने खबरें दी हैं, ये एक बड़ी कामयाबी है हमारी सुरक्षा एजेंसियों के लिए, हमारी पुलिस के लिए, और एक बड़े नेटवर्क का पर्दाफाश होने की दिशा में। शुक्रिया नीरज। तो 12 राज्यों के निशाने पर यासीन भटकल था, तो इसके निशाने पर भी कई राज्य थे जहां इसने अपना नेटवर्क बनाया था, और अब नाम और पते इसने दिए हैं इंडियन मुजाहिदीन के लिए काम करने वाले दूसरे ऑपरेटिव्स के, और सुरक्षा एजेंसियां निकल चुकी हैं। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, खबरों का सिलसिला जारी है, आप देखते रहिए जी न्यूज। ये है जी मीडिया, इंडियाज लार्जेस्ट न्यूज नेटवर्क, और आप देख रहे हैं जी न्यूज। शहर शहर भागते आसाराम, अब भोपाल से पहुंचे इंदौर। नाबालिग लड़की से यौन शोषण मामले में जोधपुर पुलिस कर सकती है गिरफ्तार। जोधपुर में आसाराम समर्थकों की गुंडागर्दी, पत्रकारों से फिर की मारपीट। कल भोपाल में भी बोला था हमला। सूचना प्रसारण मंत्री मनीष तिवारी ने ट्विटर पर जताया ऐतराज। दिल्ली गैंगरेप मामले में आज आ सकता है पहला फैसला। नाबालिग आरोपी पर जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड में सुनवाई। निर्भया के परिवार ने फिर की आरोपियों को फांसी देने की मांग। यासीन भटकल के बाद उसके साथियों की तलाश। सूत्रों के मुताबिक खुलासे के बाद एनआईए की टीम धरपकड़ के लिए निकली। भटकल ने कई राज्यों में की थी भर्तियां। भटकल की गिरफ्तारी पर सियासत का दांवपेच। सुशील मोदी ने बिहार सरकार को घेरा तो समाजवादी पार्टी को भटकल से हमदर्दी। निशाना साधने में राज ठाकरे भी पीछे नहीं। भटकल पण सापडला कुठे? बिहारमध्ये। मला शिव्या घालतात की राज ठाकरेला दुसरा विषय सुचत नाही। कश्मीर में फिर आतंकियों को मुंह तोड़ जवाब। सेना ने कुपवाड़ा में 5 घुसपैठियों को मार गिराया। कल गांदरबल में भी ढेर हुए थे हिजबुल के 5 आतंकी। लोगों को फिर लग सकता है पेट्रोल डीजल का झटका। 2 से 3 रुपए बढ़ सकते हैं पेट्रोल के दाम। तेल कंपनियों की समीक्षा बैठक में हो सकता है फैसला। महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए अभी काफी कुछ किया जाना बाकी। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कहा अहिंसा मैसेंजर कार्यक्रम की शुरुआत में। इंडियन बैडमिंटन लीग के फाइनल में साइना और सिंधु की टीमों के बीच मुकाबला। जीतने वाली टीम को $10 लाख का इनाम। सूचना तकनीक के बेहतर इस्तेमाल से मिल सकती है भ्रष्टाचार मिटाने में मदद। जी न्यूज के कार्यक्रम भारत भाग्य विधाता में बोले नितिन गडकरी, भ्रष्टाचार मिटाने के लिए व्यवस्था में बदलाव की वकालत। तो कानून दरवाजे पर खड़ा है और आसाराम भागते फिर रहे हैं। खबर यही है कि आसाराम इस वक्त इंदौर आश्रम में है। आश्रम के बाहर समर्थकों और पुलिस बल का भारी जमावड़ा इसके संकेत भी दे रहे हैं। लेकिन इंदौर के डीएसपी का कहना है कि उन्हें आसाराम की यहां होने की कोई खबर ही नहीं है। तो खबर ये आई है कि इंदौर में नहीं है आसाराम। कानून उनके दरवाजे पर खड़ा है और लगातार वो भागते फिर रहे हैं। और अब ये खबर आ रही है कि इंदौर आश्रम में भी वो नहीं है। आश्रम के बाहर समर्थकों और पुलिस बल का जमावड़ा है। संकेत इससे मिल रहे हैं कि वो आश्रम में ही है। लेकिन इंदौर के डीएसपी का कहना है कि उन्हें आसाराम के यहां होने की कोई भी खबर नहीं है। और आसाराम कहां हैं? उनके भोपाल से इंदौर पहुंचने की खबर थी, लेकिन अब वहां के डीएसपी ने यह कहा है कि आसाराम इंदौर में है ही नहीं। सुनिए क्या कह रहे हैं डीएसपी गोविंद रावत। यदि आश्रम में आसाराम जी अभी वर्तमान में नहीं है तो ना आने की कोई संभावना है। नहीं, अभी जोधपुर पुलिस की कोई ऐसी टीम इधर नहीं आई, ना कोई सूचना प्राप्त हुई अभी आने की। पुलिस व्यवस्था तो शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए बढ़ाई गई है।
सर कितना बल लगाया गया है और कितने अधिकारी हैं यहाँ पे? इधर लगभग 50 जवान लगाए गए हैं और एडिशनल साहब भी हैं, सीएसपी साहब हैं और टीआई साहब भी हैं भवन। और सीधा आपको लिए चलते हैं जोधपुर, जहां मौजूद हैं जी मीडिया संवाददाता लाल सिंह फौजदार और इंदौर में आनंद निगम के पास, जहां आश्रम में यह खबर आ रही है कि फिलहाल आसाराम नहीं है। समर्थकों की भारी भीड़ है, वहां पुलिस का भी जमावड़ा है, लेकिन खबर यह आ रही है कि आसाराम वहां पर नहीं है। सबसे पहले आनंद आपसे जानना चाहेंगे कि सबसे पहले हम आनंद थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ेंगे, लाल सिंह फौजदार हमारे साथ हैं। लाल सिंह, क्या लगता है ये जो अनुयायी उनके लगातार तोड़फोड़ मचा रहे हैं, गिरफ्तारी से बचने की लगातार कोशिशें कर रहे हैं, आसाराम भागम भाग जो उन्होंने मचा रखी है, ये नया दांव है उनका? जी सारिका, बिल्कुल ये नया दाव है, वो लगातार दाव